हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में कोई चैप्टर लेकर के नहीं आया हूं, ना पढ़ाने आया हूं आप लोगों को। मैं बेसिकली आज वैसे बच्चों के साथ डील करने आया हूं जो बच्चे यूजीसी नेट के एस्पेरेंट बच्चे हैं। दैट मीन्स कि वैसे बच्चे जो नेट क्रैक करना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर लेक्चररशिप में जाना चाहते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आपके समक्ष आज आया हूँ। तो मेरा कोई आज उद्देश्य नहीं है पढ़ाना, मैं बस आज वैसा टिप्स दूंगा कि आप यूजीसी नेट की एग्ज़ाम पहले तो आप क्यों क्रैक करें, क्या अहमियत होता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं और कैसे क्रैक करें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट है जिनका आज पहला क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और ये जैसे आज का वीडियो का अगर परफॉर्मेंस बहुत बेटर आया तो मैं पर डे यूजीसी नेट का ही एक एक टॉपिक को कवर करूंगा और पर डे जो है आप लोगों को एक एक लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा, ताकि आप घर बैठे पैंडेमिक पीरियड में जो है आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो सके। तो देखिए बच्चों, ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं कि आप यूजीसी नेट करना क्यों चाहते हैं, क्या रीजन क्या होता है, यूजीसी नेट की क्या मतलब आवश्यकता क्यों आन पड़ी है। तो एक बात मैं बता दूं आप सभी को, एक बात मैं सभी को आपको बता दूं। देखो, अल्टीमेटली वैसे विद्यार्थी जिनका प्रोफेसर में जिनका एम है, जिनका मोटो है कि नहीं हमको प्रोफेसर बनना है, हमको कॉलेजेस में जाके पढ़ाने हैं, लेक्चर्स देने हैं, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अगर फुलफिल करा है तभी कॉलेज वाला या आपका यूनिवर्सिटी जो है आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करती है। तो प्रोफेसर का तीन फेज होता है। पहला फेज जो होता है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। दूसरा जो फेज होता है वो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। और तीसरा जो फेज होता है वो प्रोफेसर कहलाते हैं। ये सीनियरिटी के हिसाब से ये पोस्ट आपके जाते हैं। तो हमारा जो एंट्री होगा, जो भी कॉलेज में हो एंट्री, वो इस पोस्ट में होगा। इज इट क्लियर? हमारा जो एंट्री होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में होगा, और जो बंदे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं वही बंदे प्रमोट होकर के एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, और वही बंदे प्रमोट होकर के प्रोफेसर बनते हैं। तो डायरेक्टली हम इस पोस्ट में कभी भी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोमोटेड पोस्ट होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सर आप ये बता दो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो देखो, यूजीसी का गाइडलाइन जो था, मैं पुराना गाइडलाइन की बातें करता हूं पहले, फिर नए गाइडलाइन की मैं बात करूंगा। पुराने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यूजीसी का पुराना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहला क्राइटेरिया था पीजी होना चाहिए प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये क्राइटेरिया था। अगर ये दो आपके पास है डिग्री तो यू बिकम्स असिस्टेंट प्रोफेसर। सर ये अगर नहीं है तब तो कोई बात नहीं बच्चा। अगर ये नहीं है तो पीजी होना चाहिए प्लस
पीएचडी होना चाहिए, डॉक्टरेट ऑफ फेलोशिप होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया अगर है आपके पास, अच्छा इसमें साफ साफ मेंशन होता है कि पीजी में 55% या इससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक ना। पीजी में परसेंटेज होते हैं वो 55% या इससे ज्यादा होते हैं। नेट के जगह अगर आपका जीआरएफ है तो और बहुत अच्छी बात है। जीआरएफ क्या होता है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, तो ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा जिसको फुलफिल करना है। बट नया नोटिफिकेशन के अनुसार जो 2018 में आया, देन इसके बाद इसी का अमेंडमेंट 2019 में हुआ, इसके अनुसार नया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अप्लाई होगा, अब तक नहीं, जून 2021 से जो एलिजिबिलिटी होगी, मैं बता रहा हूं यहां पे न्यू रूल का वो है आपका ये एप्लीकेबल फ्रॉम ये कब से एप्लीकेबल है? जून 2021 से एप्लीकेबल है, 2021 से एप्लीकेबल है। और ये क्या है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पीजी होना चाहिए 55% वाला, इससे अबव या फिर इतना पीजी होना चाहिए, प्लस पीएचडी होना चाहिए। मतलब नेट वाले बच्चे जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे प्रोफेसरशिप के लिए जून 2021 में। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब नेट वाले एग्जाम एलिजिबल होंगे ही नहीं तो व्हाई शुड आई प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ नेट? ऐसा क्या है कि मैं नेट का प्रिपरेशन करूं? ठीक है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको, कि आप नेट क्यों करेंगे जब आपको मैंडेटरी हटा ही दिया है। अच्छा, ये जो है ये डिपेंड करता है हमारा स्टेट पे भी कि स्टेट का नोटिफिकेशन क्या आया है। जैसे क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिस्ट तैयार हुआ है उस लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को रखा गया है। मतलब ना सेंट्रल लिस्ट में रखा गया है ना स्टेट लिस्ट में रखा गया है। एजुकेशन को किस लिस्ट में रखा गया? कंकरेंट। मतलब कंकरेंट कहने का मतलब कि कुछ फंडिंग जो है, कुछ डिसीजन जो है सेंट्रल के द्वारा भी अधिकृत है और कुछ डिसीजन स्टेट के द्वारा भी अधिकृत है। तो इसका कहने का मतलब दोनों मिलकर के ये डिसीजन लेती है। तो स्टेट पे भी निर्भर करता है कि वो स्टेट क्या करना चाहती है। ठीक है, वो क्या स्टेट जो है नेट को रखेगी नहीं रखेगी इस पर पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, बट यूजीसी का गाइडलाइन अगर देखें तो यूजीसी का गाइडलाइन ये है। अच्छा, तो सर फिर हम नेट का तैयारी क्यों करें नेट की तैयारी? चलो मैं इसको मिटाता हूं, अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो बेटा ऐसा है, यूजीसी 2018 में जो गाइडलाइन जो तैयार किया, ठीक है, यूजीसी ने जो गाइडलाइन तैयार किया उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है आपका हाउ टू अपॉइंटमेंट का रूल तैयार किया। यूजीसी ने जो गाइडलाइन तैयार किया है उसमें अपॉइंटमेंट का रूल तैयार किया है और वो रूल ये है, पहला आपका फ्रॉम एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस से 100 मार्क्स लिया गया और सेकेंड है इंटरव्यू। ये होता है कंप्लीटली बेस्ड अपॉन स्टेट डिसीजन। ये स्टेट के हिसाब से चलता है। ऐसे में एक मोस्ट प्रोबेबली बता दूं कि ये 30 मार्क्स का इंटरव्यू लाया गया। मतलब आपके पास 130 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इसी में जितना आप सिक्योर करोगे मार्क्स उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और मेरिट लिस्ट में आपको लोग को सबको पता है कि जिसका जितना मार्क्स आएगा, ठीक है, जिसको जितना मार्क्स आएगा ऊपर से लेगा, ठीक ना। अगर आप हाईएस्ट में है तो आपका सिलेक्शन होगा।
तो ये आपका ये भी रूल जो तैयार किया गया, ये रूल तैयार किया गया जून 2018 में यूजीसी के द्वारा। और जून 2018 के बाद मैक्सिमम जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो इसी के आधार पे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब क्या? इंटरव्यू तो मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और इंटरव्यू में आपको बुलाया जा रहा है तो 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन 100 नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो देखो 100 नंबर के लिए ना एक चार्ट दे रखा है, ठीक है, एक चार्ट दे रखा है। वो चार्ट मैं आप सबों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक ना। मैं पहले चार्ट लिख लेता हूं फिर डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखो बेटा, तो ऐसा है, मैंने कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस का 100 पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने आपके साथ कुछ मेंशन कर दिया है। आप अगर चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आप अपने पीजी में भी अप्लाई करना। रीजन क्या है? क्योंकि यूजी तो निकल गया, यूजी जो है वो निकल गया, तो हम प्रिपरेशन पीजी से ही स्टार्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? देखो, ग्रेजुएशन में अगर आपका परसेंटेज 80% या उससे ज्यादा है, मतलब एक्यूरेट 80 है, अब बोलना सर 79.9 है तो क्या वो 80 कंसीडर किया जाएगा? नहीं बेटा, 80 कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक्यूरेट 80 होना चाहिए। तो 80% या अबव है तो आपको टोटल मार्क्स जो मिलेगा वो 15 मिलेगा, मतलब 100 में कितना मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। या आप 60% एंड अबव है तो आपको कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। 55 एंड 60 के बीच में तो 10 मिलेगा। तो अभी जितने भी एस्पिरेंट जो है, तैयारी जो आप कर रहे हैं, वो ये लेवल तो क्रॉस कर चुके हैं, ये लेवल क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो बीत गई बात गई, ठीक ना, जो हो गया वो तो हो गया, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब अगर इसमें आपका 60 से 80 के बीच में है तो 13 नंबर आएगा, इसमें आप लाख माथा पटक लो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 13 नंबर। लेकिन बाद का जो चीज है ये इस पे आपका हाथ है, अभी आप मेहनत कर सकते हैं। सर कैसे मेहनत करें? पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कोशिश करो कि हमारा परसेंटेज 80 और 80 से ज्यादा आए, तो आपको कितना मिलेगा? 28 नंबर मिलेगा, 28 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 60 से 80 के बीच में आता है तो आपको 25 मिलेगा। 55 से अगर 60% के बीच में आता है तो 20 मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया, कहानी खत्म। एमफिल अगर आप करते हैं, मास्टर ऑफ फिलॉसफी अगर आपने कर रखा है तो 60% से ज्यादा का हो रखा है तो आपको 7 मिलेगा, और कम में रखा है तो आपको 5 मिलेगा। लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट यू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एमफिल कर रखा है, एमफिल करके बहुत बड़ा तीर आप नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते हैं? मैं अभी 2 मिनट में आप खुद आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। पीएचडी अगर आप करोगे, पीएचडी अगर करोगे तो डायरेक्टली 30 नंबर आपको मिलेंगे, डायरेक्टली, परसेंटेज कुछ भी हो, बस पीएचडी की डिग्री अवार्ड होने चाहिए, क्योंकि पीएचडी में परसेंटेज नहीं आते हैं। तो अब देखो, और एक बात मैं बता दूं, पते की बात, अगर कोई बंदा एमफिल और पीएचडी दोनों किया है तो क्या सर 7 नंबर और 30 नंबर 37 मिलेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिलेगा। देखो, अगर आपने सिर्फ एमफिल किया है तो 7 नंबर मिलेगा, और एमफिल और पीएचडी दोनों किया है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, और सिर्फ पीएचडी किया है तो भी 30 नंबर मिलेंगे। तो बेटर डिसीजन क्या? सिर्फ पीएचडी कर लो। अब बोलोगे सर तो फिर आपने क्यों किया एमफिल? बेटा देखो, हमारे को ना कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था उस टाइम, ठीक है। मैं बस अपने से फंसते गया, करते गया, निकलते गया, यही होता था। और दूसरी कारण यह भी थी, पीएचडी करने में लोगों ने बता दिया था कि नहीं 5 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में, और मार्केट में इस तरह से रूमर फैला हुआ था कि विद इन अ ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की। तो मैंने सोचा कि भैया 1 साल के अंदर हम तो पीएचडी कर नहीं सकते हैं, कम से कम 7 नंबर हमको मिल जाएगा। तो एक साल में मैंने एमफिल कर लिया, ताकि मैं 30 तो नहीं ला सकता हूं लेकिन 7 नंबर तो ला सकता हूं। तो ये सोच करके भी मैंने एमफिल किया, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वो 1 साल भी हम क्यों बर्बाद करें इसमें। हाँ, ये होता है, नॉलेज बहुत ज्यादा मिलता है आपको,
क्योंकि आपने क्या किया, रिसर्च 2 बार किया, एक एमफिल में रिसर्च किया और एक पीएचडी में रिसर्च किया। एमफिल में भी आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं, पीएचडी में भी मिलते हैं। वो स्कॉलरशिप की मैं बातें अगले लेक्चर में मैं मेंशन कर दूंगा कि स्कॉलरशिप कैसे मिलते हैं, नेट में कैसे मिलते हैं, सब मैं बता दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई, नेट अगर निकालोगे तो या सेट निकालोगे, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो 5 नंबर। अब बोलोगे सर झारखंड में, तो झारखंड में सेट होते नहीं है। एक बार 2006 या 7 में हुआ था सेट की एग्जामिनेशन, उसके बाद वो सीबीआई जांच में चला गया और बेटा अभी तक वो सीबीआई का जांच में चल रहा है। ठीक है, तो वो अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो सेट एग्जाम जो है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को साफ साफ लेने से मना कर रखा है। तो अब लेकिन दूसरे स्टेट में जैसे बिहार में बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, गुजरात में भी गुजरात सेट होता है, सब सेट अदर स्टेट में होता है। नेट अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और नेट विथ जेआरएफ करते हो तो 7 नंबर मिलेगा। तो बेटा बताओ यहां पे आप नेट करना पसंद करोगे कि जेआरएफ करना पसंद करोगे? क्यों? क्योंकि जेआरएफ में आपको अलग से 2 पॉइंट मिलेंगे। और सर अगर नेट भी किया, जेआरएफ भी किया, तब भी आपको ये 7 पॉइंट ही मिलेगा। तब भी कितना पॉइंट मिलेगा? 7 पॉइंट ही मिलेगा। ठीक है, तो बेटर है कि हम इसमें आपको जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो देखो अभी आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ये परसेंटेज ले लो, साथ साथ में मेहनत करो, पढ़ो मन लगा करके, और जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, तो आपका 7 नंबर आ जाएगा। तो आपने अपना पॉइंट बढ़ाया कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला अब आपके हाथ में है मार्क्स लेकर के आना, आप यहां पे भी लाना और इसको भी क्रैक करना। तो इससे क्या होगा कि आप फाइट से अव्वल में रहेंगे। अब मान लेते हो किसी का 25 आया, आपका 28 आया, तो 3 नंबर तो आपका ऊपर आ गया ना। और ये मत बोला कि सर 3 नंबर कितना अहमियत होता है। जब सिलेक्शन होता है ना और 1 नंबर के लिए छूटता है ना, तो बेटा 1 नंबर के लिए नहीं छूटता है, वो 1 नंबर आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बर्बाद कर देता है। मैं बता रहा हूं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। डीयू में मैं गया था इंटरव्यू देने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, सब चीज हुआ। जब मेरिट लिस्ट बना तो मेरा पॉइंट आया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरी पीएचडी जो थी वो कंप्लीट हुई थी और भी एक्सपीरियंस नहीं थे। तो मेरी पॉइंट जो आई थी इंटरव्यू सबको मिला करके वो 87 था। पता है सिलेक्शन कितने पे किया था डीयू ने? 88 पे किया था। ये 1 नंबर जो है ना, 1 नंबर, मेरे को आज भी रात में सोता हूं ना तो लगता है कि काश वो 1 नंबर आता मेरा। क्योंकि मैं आज मरवाड़ी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं होता, मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता, अगर सिर्फ ये 1 नंबर जो है वो 1 नंबर से मैं नहीं चूकता। तो ये 1 नंबर आपका सिर्फ 1 नंबर नहीं होता है, ये आपका कैरियर होता है, ये आपका पूरे साल को बर्बाद कर देता है। मैं बता रहा हूं, अगर आप मान लेते हो कि एक बार 1 नंबर के लिए छट गए तो यकीन मानो नेक्स्ट टाइम एलिजिबिलिटी कब होगी? जब वो वैकेंसी आएगी तब। वैकेंसी कब आएगी? 2 साल, 3 साल, 4 साल में वैकेंसी आती है। मतलब वो 1 नंबर आपका 2-4 साल बर्बाद करता है। तो ये चीज जो है उस 2-4 साल को बचाने के लिए हम लोग वो 1 नंबर लाएंगे। बात समझ में आ रही? तो एक नंबर, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तब आपको महसूस होगा ना जब मेरे जैसे भूख भोग बनोगे तब। मेरे को भी लग रहा था कि अरे 87 आया है, कौन टोक लेगा। मेरा एस्टिमेशन था कि 85 कट ऑफ होगा, 85 कट ऑफ होगा। लेकिन जिस दिन मैंने रिजल्ट देखा कि 88 कट ऑफ आया, ठीक ना, मेरे को होश नहीं था उस दिन की हुआ क्या था मेरे साथ। यकीन मानो मैं 1 महीने तक सो नहीं पाया था, क्योंकि मेरा एक सपना है, अभी भी मेरा एक सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का, जेएनयू में जाने का। मैंने आज तक आप लोगों के साथ कभी डिस्कस नहीं किया, बट ये एक सपना होता है, एक अच्छे प्रोफेसर का, एक अच्छे कॉलेजेस में जाने का सपना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि सर सारे अच्छे प्रोफेसर अगर डीयू में ही चले जाएंगे, जेएनयू में चले जाएंगे, तो मारवाड़ी कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? ठीक ना, मारवाड़ी कॉलेज में आप लोग हैं, आप लोग को मैं उस टाइप से तैयार करके भेजूंगा कि आप जब मारवाड़ी कॉलेज में आओ, ठीक ना, तो एक अच्छे टीचर बन करके आओ। तो बोलोगे सर इसका मतलब आप नहीं चाहते मेरे को डीयू में देखना? नालायक, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी डीयू में जाओ, लेकिन कोई तो होंगे ना जो मारवाड़ी कॉलेज को भी तैयार करेंगे।
चलिए, कॉलेज बुरा नहीं होता है ना, टीचर्स बुरे होते हैं। डिपेंड होता है कि आपको जो काम आपको कर रहे हो वो काम पे मोटिवेशन आपको कितना जा रहा है, मतलब वो काम से आपको प्यार। जैसे कोई पूछता है ना कि सर आप इंगेज हो कि नहीं हो, मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, मैं बोलता हूँ हाँ है मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक ना, और मेरी गर्लफ्रेंड देखना है तो ये है, ये क्यों भाई, क्योंकि ये ना कभी धोखा नहीं देगा आपको, जो नॉलेज है ना वो कभी धोखा नहीं देता है, आपकी जो किताब है ना वो कभी आपको धोखा नहीं देती है, बाकी दुनिया तो सब दगेबाज है। चलिए, अब मैं बात करता हूं पीएचडी का, खत्म हो गया, नेट भी खत्म हो गया। रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर एक आर्टिकल होता है, ये मैं बहुत ज्यादा अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आपके यस से पार होगा। मैं बस बता दूं, यूजीसी ने एक अपना गाइडलाइन तैयार किया और उस गाइडलाइन में उसने अपने एक वेबसाइट में एक जर्नल को लिस्ट किया है, और उस जर्नल को हम लोग यूजीसी लिस्टेड जर्नल बोलते हैं। वो एक तरह का मैगजीन होता है, जैसे हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं ना, इंडिया टुडे पढ़ते हैं या फिर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं, या फिर हम लोग योजना पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के मैगजीन होंगे, आपने भी कभी पढ़ा होगा। तो उस मैगजीन में आपका एक लेख, एक आर्टिकल छपा हुआ होना चाहिए, तो उसमें इसमें 10 नंबर मिलता है। तो सर क्या एक आर्टिकल में 10 नंबर मिलता है? नहीं बेटा, ये 5 आर्टिकल छपे होने चाहिए और एक आर्टिकल का 2 नंबर मिलता है। तो टोटल 5 आर्टिकल छपे हुए हैं, तो 5 दूना कितना हो गया? 10। अगर आप बोलोगे सर अगर मेरा इससे ज्यादा छपा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर 10 ही मिलेगा, नंबर 10 ही मिलेगा, ठीक ना। अगर ज्यादा छपा हुआ है तो वो इंटरव्यू के दिन टाइम काम आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में मान लेता हूं सपोज एक राम का आया 84, श्याम का भी आया 84, अब जब इंटरव्यू देने गया वो लोग तो दोनों का 15-15 नंबर आया, 16-16 नंबर आया, तो 130 में 100-100 दोनों का आया। तो अब दोनों में से सीट एक है तो सिलेक्शन किसको करेगा? तो देखेगा कि वेटेज किसका है। अगर इसमें किसी बंदे का 7 आर्टिकल है, किसी का 5 आर्टिकल है, तो 7 वाले को प्रेफरेंस दे देगा, तो यहां पे वेटेज मिलता है। तो 5 आर्टिकल आपको एक आर्टिकल 2 नंबर के, तो ये हो गए रिसर्च पेपर का कहानी। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 10 नंबर, मतलब आपका 5 साल पढ़ाओगे और 2-2 1 साल का 2 पॉइंट, मतलब पूरे 12 महीना कॉलेज में पढ़ाने के बाद आपको कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर। तो एक बात बताओ बेटा, 12 महीने पढ़ाओगे तो 2 नंबर मिलेगा, और अगर 6 महीना हम मेहनत करके पढ़ लिए तो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो बेटर कौन, 6 महीना में मेहनत करना या 12 महीना वाला? हमको ये छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये छोड़ना है हमें, लेकिन ये चीज कॉलेज में ये टीचिंग एक्सपीरियंस कहां पे? तो कोई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में, जहां से आपको सैलरी स्लिप मिलता हो, जहां पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल रखा हो, जहां का यूजीसी स्केल में आपका अपॉइंटमेंट हो रखा हो। अगर कॉलेज कोई प्राइवेट कॉलेज है तो एआईसीटीई जो है वहां पे अप्रूवल उसने आपके नाम का ले रखा हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉलेज में हम गए, मुंह उठा करके पढ़ा दिए और हमको वो वहां से पैसा मिल रहा है तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। नहीं, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। एक्सपीरियंस काउंट होता है यूजीसी, आपका नाम जो है वो एआईसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, बकायदे लेटर में आपके आने चाहिए। जिस कॉलेज में, जैसे मान ले तो प्राइवेट कॉलेज दुनिया भर के हैं, ये में झारखंड या पूरे इंडिया में, आप कहीं पे भी चले गए, आप पढ़ाने लगे, वो बस कॉलेज आपको पढ़ाने के लिए पैसा दे रहा है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं आएगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस काउंट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका है ये यूनिवर्सिटी का है बेटा, ये यूनिवर्सिटी का है। सॉरी, स्पेलिंग गलती लिख दिया, यूनिवर्सिटी। अगर हम डायरेक्टली कॉलेज में अपॉइंटमेंट जाएं, कॉलेज में अगर अपॉइंटमेंट जाएं तो ये पॉइंट चेंज हो जाता है। कॉलेज में अगर अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टली आपका कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में, जब आपका कॉलेज में अपॉइंटमेंट होगा तो ग्रेजुएशन में आपका यहां पे 21 पॉइंट हो जाता है। ग्रेजुएशन में कितना पॉइंट हो जाता है? 21 पॉइंट। यहां पे 13 की जगह 19 पॉइंट हो जाता है और 10 की जगह 16 पॉइंट हो जाता है ग्रेजुएशन में। तो अब मेरे को एक बात बता दो, सोच लो कितने का डिफरेंस है। आप 19 में है या 21 में? ये में तो नहीं होंगे, ये दोनों में से होंगे। अच्छा,
पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर कॉलेज उसको लिख लिया होगा तो मैं बता दूं, यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बात करूं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 28, 25 और 20 के जगह परसेंटेज जो है यहां पे बढ़ जाता है। यहां पे 33 हो जाता है, यहां पे 30 हो जाता है और यहां पे आपका 25 हो जाता है, ये हो जाता है। सर एमफिल रहेगा तब क्या होगा? तो एमफिल में 7 और 5 एज इट इज रहता है। अच्छा, पीएचडी रहेगा तब पीएचडी में बेटा घट के 20 हो जाता है। पीएचडी में घट के 30 के जगह अब आपको जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। नंबर जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। नेट में 5 और आपका जेआरएफ में 7 के जगह आपका ये भी चेंज हो जाता है, ये भी नेट में चेंज हो जाता है। नेट में आपको मिलेगा 8 नंबर और इसमें 10 नंबर। और रिसर्च पेपर और ये टीचिंग एक्सपीरियंस तो 10 से लिया जाएगा, लेकिन रिसर्च पेपर जो है 10 के जगह 6 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 6। मतलब यहां पे 3 रिसर्च पेपर मैक्सिमम लिए जाएंगे, मैक्सिमम 3 रिसर्च। अगर कॉलेज में अपॉइंटमेंट होता है तो डायरेक्टली कॉलेज में अपॉइंटमेंट के लिए ये फंडा है। तो अब देख लो, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से अब लागू तो कितना? 33। यहां पे अगर आपने 21 लाया होगा या 19 लाया होगा तो आप कैलकुलेट करके देख। अच्छा, टोटल जब करोगे तो 100 ही आएगा। अब बोलोगे सर टोटल कैसे करें? टोटल हर कॉलम का मैक्सिमम करना। जैसे मैं बता देता हूं टोटल करके यहां पे कैसे टोटल हम करेंगे, ठीक ना। इसी केस में ये 21 लेंगे, ग्रेजुएशन में 21 हो गया। यहां पे 33 लेंगे, 33 हो गया। यहां पे 7 और 20 नहीं जाएगा, सिर्फ 20 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंबाइन वैल्यू दिखाया गया है, कंबाइन वैल्यू। यहां पे आपका 10 जाएगा, नेट में 10 जाएगा, यहां पे आपका 6 जाएगा और बेटा लास्ट में आपका 10 जाएगा। टोटल देखो 100 हो जाएगा। 3 3 4 और 3 और 1 4, 4 और 6 10 के 0, हाथ में 1। अब बताना 3 2 5, 4 और 1 5 10 हो गया 100 नंबर। उसी तरह तभी वाला भी कैलकुलेशन किया था तो मैक्सिमम को ले लेना 100 में। अब देख लो आपका कितना आता है। तो मेरे को लगता है अभी के केस में अभी बस आपके पास ये 19 नंबर होगा या फिर 21 नंबर होगा, यही 2 नंबर होंगे, ठीक ना। क्योंकि आपने अभी तक पीजी नहीं करा है तो पीजी करना आप इधर का कोई परसेंटेज आपके पास नहीं होगा। तो 100 में आप मैक्सिमम जितना लाओगे, एक बात मैं बता दूं, अगर 100 में आपका मोर देन 80s है तो फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म है सिलेक्शन। जब भी वैकेंसी निकालेगा कंफर्म है सिलेक्शन। क्यों सिलेक्शन कंफर्म है? क्योंकि 100 में 80 बहुत कम लोगों के आते हैं और अभी नए लोगों तो सबके। तो सर 80 कैसे लाए हम? तो बेटा अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी आप सबसे पहले नेट क्रैक कर लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेट हम क्यों क्रैक करें, ठीक ना। कॉलेज ये कभी नहीं बोलता है कि आप पीएचडी नेट वाले को लेकर के, नया रेगुलेशन में ये कॉलेज ने नहीं बोल रखा है कि नेट मैंडेटरी है। नया रेगुलेशन में ये साफ साफ बोल रखा है कि पीएचडी मैंडेटरी है। लेकिन एक बात बताओ, जो लोग नेट लेकर के आएंगे, जो लोग जेआरएफ लेकर के आएंगे, वो आपसे 10 नंबर या 7 नंबर आपसे बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे ना। तो आप तो पीछे हो गए ना। तो पीछे हो गए तो क्या आपका सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्क भी करेंगे, साथ साथ में स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे। आई बात समझ में, ठीक ना। मेहनत तो सब करता है, मोटिया भी क्या करता है, 50 केजी का पीठ में ढो करके डेली चढ़ाता है, उतारता है। कितने दिन तक? जब तक उसका शरीर साथ दे रहा है तब तक। लेकिन वही स्मार्ट वर्क वाले लोग जो हैं वो 50 केजी बोरा ढो करके नहीं चढ़ाते हैं, ठीक ना। वो चैन पुलिंग लगा लेते हैं, आराम से चेयर में बैठ करके खींच करके चढ़ाते रहते हैं, ठीक ना। दोनों का काम तो वही है ना, चढ़ने का। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंसेस है आपका कि नेट हम क्यों करें, ठीक है। नेट हम क्यों करें। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, इसके आगे डिस्कस करता हूं कुछ। अच्छा, अब ऐसा है देखो, मैंने आज का जो वीडियो रिकॉर्ड किया ये तो मैंने बस आपको ये बताया कि व्हाई टू क्रैक नेट हम क्यों क्रैक करें, ठीक ना। ये मेन मोटो था आज का वीडियो का। तो हमने यहां पे नेट क्रैक करने का तरीका बताया। मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा, सेकेंड वीडियो जो होगा, नेट कैसे क्रैक करें, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। नेट कैसे क्रैक करें
अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर आर्टिकल हम लोग कब से लिखना स्टार्ट करें। तो बेटे देखो अभी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है पीजी में आपको। यहां पे आर्टिकल आप तब लिख सकते हैं और तभी काउंट होगा जब आप एक रिसर्च स्कॉलर माने जाएंगे, ठीक ना। रिसर्च स्कॉलर माने जाएंगे मतलब पीजी के बाद मैं सजेस्ट करूंगा सभी कोई को कि आप जो है नेट क्रैक करके आप पीएचडी में इनरोल कर ले। देखो मैं एक बात और बता रहा हूं, ठीक ना, एक बात और बता रहा हूं। सुनना, हाउ टू रजिस्टर इन पीएचडी। पीएचडी में कैसे रजिस्ट्रेशन करें हम, ठीक है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन होते हैं अलग अलग, ठीक है। पहला तो आपका एक होता है पीएचडी एंट्रेंस। पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम होता है, ये क्वालिफाई कर लीजिए। दूसरा होता है नेट की परीक्षा या सेट की परीक्षा, जिस स्टेट में होती है वो क्वालिफाई कर जाइए। या तो तीसरा होता है एमफिल क्वालिफाई कर जाइए। तो मेरे को एक बात मैं बता दूं आपको, ये 3 तरीका होता है और यही 3 तरीके से पीएचडी में आपका एनरोलमेंट किया जाता है। पीएचडी में एनरोलमेंट करने के लिए तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए आफ्टर पीजी। आफ्टर पीजी, पीजी कंप्लीट करने के बाद। और पीजी में कितना परसेंट, तो 55% या उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा ये मत बोलना सर मेरी कैटेगरी एसटी है, ओबीसी है, ये है जनरल, ये है वो है, तो वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल की बातें कर रहा हूं। 55% होने चाहिए। पीएचडी एंट्रेंस जो है ये यूनिवर्सिटी टेकन कराती है। ये कौन कराती है बेटा, ये यूनिवर्सिटी कराती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रांची विश्वविद्यालय ने पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म फिल करवाया है और आपने रांची विश्वविद्यालय का फॉर्म फिल करा है और आप वहीं से एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप रांची विश्वविद्यालय में ही सिर्फ और सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं। बाकी कोल्हान में नहीं कर सकते हैं, कल्याणचल में नहीं कर सकते हैं, विनोबा भावे में नहीं कर सकते हैं, सिद्धू कानू में नहीं कर सकते हैं, ये तो सारे में आप नहीं कर सकते, नीलांबर पीतांबर नहीं कर सकते। पीएचडी एंट्रेंस का कहानी खत्म। मतलब पीएचडी एंट्रेंस जो है ये यूनिवर्सिटी वाइज है। जो यूनिवर्सिटी को लेना रहता है वो अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, कैंडिडेट को रख लेता है। अच्छा, पीएचडी एंट्रेंस वैसे यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती है जिसका नैक के द्वारा मूल्यांकन जो है वो बी से कम है, मतलब लेस देन बी है। याद करो कुछ ही दिन पहले की बात है, मारवाड़ी कॉलेज में भी नैक टीम विजिट की थी, शायद दिसंबर महीने। मारवाड़ी कॉलेज को नैक में थोड़ा सा कम पॉइंट मिल गया ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड आईएक्यू पॉइंट, और भी बहुत सारे रीजन थे, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। तो जिसकी वजह से नैक टीम ने मारवाड़ी कॉलेज को सी पॉइंट दिया। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी को सी पॉइंट मिलता है या बी से कम मिलता है तो वो यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कोल्हान यूनिवर्सिटी हैव नो पावर टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस ऑफ पीएचडी एंट्रेंस, क्योंकि कोल्हान का जो ग्रेडिंग है वो बी से कम है। अच्छा, तो कोल्हान नहीं कराती है, ठीक है। बाकी सर जैसे हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर साल पीएचडी एंट्रेंस निकाल लेती है, आप ले लो, निकाल लो, क्रैक कर लो, ठीक ना। तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी कर सकते हो। दूसरी बात, एक होता है ना कि भैया एक हमारे यहां जो इनविटेशन जिसने दिया है उसी के घर जाओगे ना, कि पड़ोस में चले जाओगे, नहीं तो जो इनविटेशन दिया है उसी के घर में जाओगे। तो इनविटेशन जिसने दिया है, आरयू ने अगर इनविटेशन दिया है तो आरयू के ही अंडर में जाओगे। मैं बात करता हूं सेट की। सेट अगर क्वालिफाई करोगे तो सेट कंडक्ट कौन कराता है, स्टेट। तो जो स्टेट ने कंडक्ट कराया है बस उसी स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सारे यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल है।
जैसे अगर मान लेते हो झारखंड ने कराया है सेट की एग्जाम और क्वालिफाई आप कर जाते हैं, तो झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सारे यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर अगर नेट हो जाए तब, तो बेटा नेट हो जाएगा तो ये तो मैं बता दूं ऑल ओवर इंडिया में आप एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी करने के लिए, प्लस सेंट्रल स्टेट एज वेल एज सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, दोनों में, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय, दोनों में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है। एमफिल करते हैं सर तब, तो एमफिल करने से भी ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबिलिटी हो जाती है। लेकिन भैया वही चीज है ना, एमफिल करोगे आफ्टर पीएचडी, लेकिन नेट और सेट कर सकते हो विद इन पीएचडी, सॉरी विद इन एक मिनट मैंने गलती बता दी, एमफिल करोगे आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन नेट जो है वो विद इन पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो बताना क्या इसमें अलग से टाइम लगेंगे? नहीं, आप अभी एमकॉम कर रहे हो, एमकॉम के साथ साथ हम चलेंगे, ठीक ना। हमको वही चीज करने जो एमकॉम में पढ़ने है वही चीज हमको नेट में पढ़ने, ये मेरा अगला वीडियो होगा, तो हमको यहां पे इजी वे में कंडक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आप सभी को, सर अगर हम मान लेते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सर सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं हम क्या नेट का एग्जाम में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? तो देखो, बैठने का तो आप आराम से बैठ सकते हो, सेमेस्टर 1 में है तब भी बैठो, सेमेस्टर 2 में है तब भी बैठो, सेमेस्टर 3 में है तब भी बैठो, सेमेस्टर 4 वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जिस दिन आपका नेट क्रैक हुआ है उस दिन से लेकर के विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ cracking your net examination, you must present your PG certificate, PG final certificate to UGC. Is it clear? मतलब जिस दिन आपने नेट क्रैक किया है उस दिन से लेकर के आप 2 साल के अंदर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट यूजीसी को आपको जमा करना पड़ता है। तो अब बता दो, अगर सेमेस्टर 1 में अगर आपने क्रैक किया, किसी कारणवश वो 2 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ, तब फिर आपका वो कैंसिल हो जाएगा, वो नेट एग्जामिनेशन कैंसिल। तो कोई बात नहीं, हमको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। कौन सा आपका जमीन जायदाद ले लेता है नेट एग्जाम, 500 रुपया तो लगते हैं फॉर्म भरने में, 500 भरो, बैठो एग्जाम देने, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। कोई अटेम्प्ट का टेंशन, कोई अटेम्प्ट का है टेंशन नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं होते अटेम्प्ट के, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं नेट में। बात समझ में आ रही? तो ये सारे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है नेट का जो आपको फायदा देगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो वीडियो आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जामिनेशन का होगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।